हेलो साथियों, नमस्कार। आप सबका विनोद क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। साथियों, उम्मीद है आपने पिछले क्लासेज के जो वीडियोज हमने डाले हैं उन्हें देख लिए होंगे, आपको पसंद आए होंगे, आपने लाइक और सब्सक्राइब किए होंगे। साथियों, आज हम जो है हमारा एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम स्थल रूपों का विकास, अर्थ की जो मूवमेंट है, पृथ्वी की गतियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि भूसंचलन जो है किस प्रकार से हो रहा है। इस टॉपिक पर आने से पूर्व एक बार हम आपको पिछली क्लास में हमने जो अर्थ की आंतरिक संरचना के बारे में जो बात की थी, वहां से हम एक बार शुरू करते हैं, रिवाइज आपको कराते हैं। साथियों, जो पृथ्वी की जो हमारी आंतरिक संरचना है उसको अगर आप देखें तो जैसे हमने बताया था कि इसे क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 परतों में विभक्त किया गया है। ऊपरी लेयर जहां हम रहते हैं वो क्रस्ट है। क्रस्ट जो है महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के रूप में विभक्त होता है और इसकी जो मोटाई होती है साथियों क्रस्ट की, वो महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई 35 किलोमीटर है। वहीं जो महासागरीय क्रस्ट है उसकी मोटाई जो है 5 किलोमीटर पाई जाती है। साथियों, ये देखिए, ये इसके बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया था। साथियों, ये जो महासागरीय क्रस्ट है ये 5 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है, जबकि ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट है इसकी मोटाई 35 किलोमीटर के लगभग होती है। ये हमारा क्रस्ट था। अब हम इसके अंदर एक नई टर्म जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं, उसकी बात करेंगे। लिथोस्फीयर, स्थलमंडल क्या होता है। क्योंकि हम हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी की जो सतह है मतलब वो स्थल मंडल उसे कहते हैं। तो स्थल मंडल जो है उसके एग्जैक्ट वे में क्या चीज़ है तो उसे देखें आप। साथियों, स्थल मंडल जो होता है वो आपका क्रस्ट व जो आपका अपर मेंटल है उसकी ऊपरी जो भाग है उसे मिलकर लिथोस्फीयर कहा जाता है और इसकी मोटाई पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर गहराई तक होती है। तो आप समझें, जो आपका ये लिथोस्फीयर है, ये स्थल मंडल, इसकी जो गहराई है वो पृथ्वी की सतह से कहां तक है, 100 किलोमीटर की गहराई तक है। जब आप क्रस्ट की बात करते थे सिर्फ, तो आपका क्रस्ट कितनी गहराई तक होता था, 35 किलोमीटर तक, जिसमें महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट दोनों होते हैं। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर ही होती थी, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई कितनी थी, 35 किलोमीटर। लेकिन जब हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्रस्ट के साथ साथ इतना तो क्रस्ट हो गया, प्लस जो देखो 35 किलोमीटर, तो मेंटल वाला भाग आ गया 65 किलोमीटर, सॉरी। दोनों को मिला के जो 100 किलोमीटर की जो गहराई वाला भाग है वो हमारा स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहलाता है। सेकंड चीज, ये लिथोस्फीयर जो है हमारा, ये दुर्बलता मंडल, जिसको इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, इसके ऊपर तैरता रहता है, इसके ऊपर उत्प्लावित है। डिटेल से इस चीज के बारे में आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। साथ ही जो हमारे स्थल मंडल है ये विभिन्न प्रकार की प्लेटों में भी विभक्त है। प्लेट क्या होती है, तो प्लेट जो है स्थल मंडल का एक बहुत बड़ा खंड है, बहुत बड़ा भाग है जो अनियमित आकार का होता है, उसे प्लेट कहते हैं। हमारे जो पूरी पृथ्वी की सतह है उस पर 7 मेजर प्लेटें पाई जाती है। साथियों, ये जो प्लेटें हैं इनमें गतियां होती हैं, इनमें मूवमेंट होता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। तो जो प्लेटें हैं उन प्लेटों के बारे में आपको हम दिखाएं इसमें, तो आप देखिए 7 मेजर प्लेटें जो हैं, ये देखिए, पहली प्लेट एक उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, आपकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, ये देखिए आपकी अफ्रीकी प्लेट है, ये पूरा ये प्लेट का जो है ये बाउंड्री है, अफ्रीकी प्लेट है। ये देखिए आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये आपकी अंटार्कटिका प्लेट है और ये आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो इस प्रकार से ये आपकी 7 प्लेटें हैं। पूरा हमारा जो स्थल मंडल है जिसमें महाद्वीप, महासागर दोनों कृष्ण इंक्लूडेड है, पूरा हमारा जो स्थल मंडल है उस पर 7 मेजर प्लेटें पाई जाती हैं। अब ये सभी प्लेटें मूवमेंट करती हैं, एक दूसरे से टकराएंगी, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, एक दूसरे से निकट से जाएंगी। तो इस प्रकार जो मूवमेंट है वो इसके अंदर होती रहती है, ये हमारी प्लेट्स है। इन्हीं मूवमेंट के कारण साथियों पृथ्वी के स्थल स्वरूप में परिवर्तन आता है। और प्लेट्स के अंदर मूवमेंट क्यों होता है, इसका क्या कारण है, उसे हम आगे देखते हैं। ये देखिए साथियों,
ये प्लेट के अंदर गतियां हो रही हैं। जब प्लेटें आपस में एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, गति करती है, तो उसे अभिसारी सीमा कहते हैं, बाउंड्री। जब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाती है टेंशन फोर्स के कारण, तो उसे अपसारी परिसीमा कहते हैं। और वहीं जो है पैरेलल वे में रहती हैं तो उसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, रूपांतर परिसीमा कहते हैं। इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। साथ ही क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि पृथ्वी सतह प्लेटें जो है हमारी, ये प्लेटें मूव क्यों कर रही है, क्या कारण है, क्या बल लग रहा है जिसके कारण की प्लेटों के अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो आप ये नीचे का डायग्राम देखे साथियों, तो आप ये समझ पाएंगे। जो कन्वेक्शन सेल है, जो मेंटल है हमारा, ये रेड कलर का जो गर्म तत्व ये है हमारा, इसमें मेंटल है। इसमें मैग्मा जो चैम्बर है, यहाँ से हमारा मैग्मा ऊपर उठता है जो स्थलमंडल से बाहर आता है। इसका कारण जो है, इसके यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होना है, यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, प्लस प्रेशर कम होने के कारण मैग्मा जो है हमारा ऊपर आता है पृथ्वी धरातल पर। ये देखिए यहाँ जो है मिड ओशियनिक रिजेज बनाता है, मध्य सागरीय कटक बनाता है, महासागरीय कटक। और इसके बाद में जो इधर वाला भाग आप देख रहे हैं ये मूव कर रही है, इसके बाद में सबडक्ट कर रही है। जब ये क्रस्ट इस प्लेट का नीचे क्षेपण करता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण पुनः ये क्रस्ट का पिघलन हो जाता है और ये जो है पुनः मैग्मा बन जाती है और ये यहाँ आ जाता है। तो इस प्रकार से देखिए मैग्मा बना, यहाँ है, ऊपर गया, इधर से मूव करते हुए फिर वापस इसको पिघला के इधर आ गया। तो ये पूरा जो है कन्वेक्शन सेल बनती है और संवहनीय तरंगों के कारण ही प्लेटों के संचलन मुख्य रूप से होता है। इसके बारे में डिटेल हम आगे देखेंगे। तो अब हम साथियों मेन जो हमारे टॉपिक्स है उस पर आते हैं, स्थल रूपों का विकास। जैसे कि हमने पिछले क्लास 6 है उसमें भी हमने लैंड फॉर्म्स डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, स्थल स्वरूपों के विकास के बारे में बात की थी। पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ। जब हम इस पर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है अंतर्जनित बल। पृथ्वी के अंदर से जो बल लगते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, जिनके कारण पृथ्वी पर स्थल स्वरूपों का विकास होता है। तो साथियों जो अंतर्जनित बल है, इसके अंदर अगर आप देखें तो अंतर्जनित बल जो हमारा एक तो सडन फोर्स है और एक दूसरा हमारा जो है पटल विरूपण बल है, जो कि बहुत मंद गति से धीरे धीरे कार्य करता है। जो पर्वत निर्माणकारी बल है ये हमारा पटल विरूपण बल है, जिसे इंग्लिश में डायस्ट्रोपिक फोर्सेज कहते हैं, जो बहुत ही मंद गति से हमारा काम करता है, स्लोली काम करता है। इससे पर्वत कभी एक दिन में पर्वत नहीं बनते हैं, एक महीने में तुरंत पर्वत नहीं बने, पर्वतों को बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये हमारा मंद गति से चलने वाला हमारे प्रोसेस है। तो इसे डायस्ट्रोपिक फोर्स जो होते हैं हमारे बहुत ही स्लो तरीके से काम करते हैं। वही हमारे जो सडन फोर्स हैं जैसे भूकंप का, ज्वालामुखी का, भूस्खलन, इन सबका होना ये हमारे बहुत ही तीव्र गति से होते हैं। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि भूकंप, ज्वालामुखी। इसके बाद में सेकंड चीज़ है एक्सट्रोजेनिक फोर्सेस। देखिए ये अंतर्जनित बल वो बल थे जो पृथ्वी की सतह के अंदर से लगते थे, जबकि बहिर्जनित बल वो बल हैं जो पृथ्वी की सतह के बाहर से लगते हैं। साथियों इसके अंदर जो है एक ब्रॉड टर्म अनाच्छादन है, जिसके अंदर अपक्षयन, अपर्दन और बृहत संचलन सब चीज़ आती है। इसके अंदर जो है अभी उसको नहीं दर्शाया गया है, तो हम अपर्दन निक्षेपण की बात करते हैं इसमें। देखिए नदी है, ये अपने साथ अपर्दित करती है कटाव चीज़ों को, जो अपक्षयित हो जाते हैं पदार्थ। एक बार हम आपको इन टर्म्स के बारे में एक बार डिफरेंस और बताते हैं साथियों। अपक्षयन, इसको इंग्लिश में वेदरिंग भी कहते हैं। अपक्षयण में जो पृथ्वी की सतह पे स्थल स्वरूप है, जो चट्टानें हैं वो असंगठित होती हैं, वह उनमें विघटन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है और वो टूट जाती हैं। जब एक बार ये चट्टानें टूट जाती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद में जो है अपर्दन के कारक इस पर कार्य करते हैं। अपर्दन को जो है इरोजन कहते हैं। जो अपर्दन के कारक हैं वो इनके ऊपर कार्य करेंगे और इन्हें ट्रांसपोर्ट करके दूसरे स्थल पर लेके भी जाएंगे, उसके साथ साथ में इनका निक्षेपण भी करेंगे, डिपोजिशन भी करेंगे। तो अपर्दन के द्वारा, इरोजन के द्वारा और डिपोजिशन के द्वारा भी विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो हम इसमें आगे हम जो है नदियों के द्वारा जो जो स्थलाकृतियां उनके बारे में बात करेंगे, पवन के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा और ग्लेशियर्स के द्वारा जो जो स्थलाकृतियां बनती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर ये ज्वालामुखी है, वोल्केनो। ये देखिए ज्वालामुखी में जो आपका ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ मैग्मा चैम्बर से जब मैग्मा
पृथ्वी की सतह से बाहर क्यों निकलता है। क्यों निकलता है, इसका कारण है रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत सारे हैं, इसके साथ साथ दाब में कमी होना, ताप ज़्यादा होना, इसके कारण से जो मैग्मा ऊपर की ओर सम्मेलन तरंगों के रूप में उठता है। और देखिए ये निकास नली है जिसे वेंट कहते हैं, जिसमें होके ये मैग्मा देखिए ये निकल रहा है पृथ्वी की सतह पर आके, जब ये छिद्र है क्रेटर है, और जब ये बाहर आके एक तो गैस में राख बहुत सी छोड़ता है, उसके साथ साथ में जब आप बाहर लाके इस लावा को पृथ्वी की सतह पे जमा कर देता है, ठंडा करने के बाद में जम जाती है। तो लावा और मैग्मा में जब मैग्मा पृथ्वी सतह पर बाहर आकर जमा होता है तो उसे लावा कहते हैं। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई साथियों। ज्वालामुखी में ये क्रेटर है, छिद्र है, इस पर जब ज्वालामुखी खत्म हो जाती है और जब बाद में बारिश से इसका मुख इधर भर जाता है तो इसे क्रेटर झील का भी निर्माण होता है साथियों। ये हमारा वोल्केनो था। इसके बाद में हम भूकंप पे आते हैं साथियों। भूकंप के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसका उद्गम केंद्र, एक इसका अधि केंद्र। देखिए उद्गम केंद्र जो होता है इसको इंग्लिश में फोकस कहते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि उद्गम केंद्र वो है जहां से भूकंपीय तरंगों का उद्गम हो रहा है, अर्थात जहां से भूकंपीय पृथ्वी की सतह के अंदर जहां से भूकंपीय तरंगें शुरू होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसके अतिरिक्त जो अधि केंद्र है वो आपका एपिसेंटर है साथियों। एपिसेंटर जो है पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु है जहां पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का महसूस होती है, जहां पर सर्वप्रथम भूकंप तरंग महसूस होती है उसे अधि केंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। और ये जो उद्गम केंद्र है फोकस, इसके लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री कोण हो गया, ये एपिसेंटर कहलाता है। और यहां से फिर भूकंपीय तरंगें सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, भूकंपीय तरंगों के टाइप्स बताए हुए हैं। देखिए पी तरंगे हैं, एक आपकी एस तरंग है, एक आपकी एल तरंग है। डिटेल्स जो है आगे की क्लासेज में चर्चा की जाएगी। एक बार ओवरव्यू हम थोड़ा सा देते हैं आपको। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी को प्राइमरी वेव्स कहते हैं, प्राथमिक तरंग, एस को सेकेंडरी वेव द्वितीयक तरंग, और एल को लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। जो प्राथमिक तरंग होती हैं इनका वेग जो है वो सर्वाधिक होता है, यही कारण है कि सबसे पहले जो है धरातल पर यही तरंगें पहुंचती है। वहीं जो एल वेव्स है इनका वेग सबसे कम होने के कारण ही सबसे लेट में जो तरंग आती है वो एल वेव होती है। लेकिन यदि हम इंटेंसिटी की बात करें तो जो हमारी पी तरंगें हैं इनकी तीव्रता कम होती है, वहीं जो एल वेव है इनकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा नुकसान होता है हमारा जो एल वेव है इनसे, जो सरफेस वेव भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है साथियों, पी और जो एस तरंग है इन दोनों को पिंडीय तरंगे भी कहते हैं या बॉडी वेव, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के अंदर चलती हैं पी तरंग और एस तरंग, जबकि एल तरंग जो है वो आपकी पृथ्वी की सतह के अंदर नहीं चलती है। ये पृथ्वी के सतह के अंदर नहीं चलती है। एल तरंग जो है आपकी पृथ्वी की सतह पर चलती है, पृष्ठ पर चलती है, सरफेस पर चलती है, इसीलिए इसे पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं। ये देखिए आप। इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एस तरंग जो है आपके ये केवल ठोस में होकर ही निकल सकती है। और ये देखिए पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग ऐसी होती है जिसमें कंपन एवं कणों के जो गति करने की है, मूवमेंट की दिशा वो इस तरीके की होती है। जैसे होता है आपका स्प्रिंग का इस तरीके का हो गया। जो हमारी साउंड वेव होती है वो भी हमारी अनुदैर्ध्य वेव होती है, इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। वहीं जो हमारी अनुप्रस्थ तरंग है, एस तरंग है, उनमें इस तरीके की गति होती है देखिए साथी, जिसमें तरंग और कणों के जो है गति विस्थापन जो है परपेंडिकुलर होता है। इसके बारे में डिटेल में आगे चर्चा की जाएगी। इसके बाद में जब हमारे अंतर्जनित बलों के बाद में बहिर्जनित बलों पे आते हैं तो जो अपर्दन और अपक्षण होते हैं तो उसमें रिवर के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, जो लैंड फॉर्म्स है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए साथियों, पहाड़ी क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है, जहां पर नदियां जब ऊपर से गिरती हैं तो आपने देखा होगा कि पानी बहुत ऊपर से गिर रहा है। और ये देखिए पहाड़ी चट्टानें जो एक जो सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट रॉक तो कट जाती हैं, हार्ड रॉक जो है वो रहती है, उनका अपर्दन नहीं हो पाता है इतना इजीली, और पानी ऊपर से नीचे तक इस तरीके से गिरता है और लोग जो है वाटरफॉल का बहुत आनंद लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? यस, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल हमारे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में वेनेजुएला में स्थित है। उसका नाम है एंजल जलप्रपात। इसके अलावा दो वाटरफॉल भी बहुत मशहूर हैं विश्व में। एक तो है हमारा नियाग्रा वाटरफॉल जो हमारा अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे है। थर्ड हमारा जो है वो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर पे है, विक्टोरिया वाटरफॉल। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप इनको जो है बर्ड मैप की लोकेशन में इनको देखें ताकि आप लोग जो है और बेहतर तरीके से इन लोकेशंस को समझ पाएंगे।
ये हमारा वाटरफॉल हो गया साथियों, जो हमारा पथरीला चट्टान और पहाड़ों के ऊपर ये होता है, पर्वतों पर। जब हमारी नदियां जो मैदानी भागों में आती हैं तो वो जो स्थलाकृतियों का निर्माण करता है वो आप यहाँ देखिए साथियों। एक तो नदियां जब पर्वत पहाड़ पठार से उतरते हुए जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती हैं। और उन सेडिमेंट्स को लेके आने के साथ देखिए, एक तो जब मैदानी भाग में आती हैं तो इनकी गतियां देखो इस तरीके से लहराते हुए चलती है, तो इसे जो है मियांडर कहते हैं, विसर्प कहते हैं। एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो ये इस प्रकार से जो ये देखिए ये घूमते हुए जो आ रही है ना, यही आपका मियांडरिंग है, सर्प की तरह जो घूमते फिरते आ रही है मोड़ लेते हुए, ये मियांडर कहलाते हैं। इस पर भी आप गौर करेंगे तो जो आपका पानी की तरंग है, जो नदी जो है वो अपने साथ सीधा देखिए यहाँ तो कटाव करेंगी और वही इधर निक्षेपण करती है नीचे। इसके कारण निक्षेपण करते करते धीरे एक बार समय ऐसा आता है कि ये जो हिस्सा होता है ये मुख्य नदी से जो है कट जाता है और मुख्य नदी बाईपास होके इधर ऐसे बहने लग जाती है। और ये जो आकृति बनती है उसे बोलते हैं ऑक्सबोले, चाप झील। ये लेवी होती है, आपका तटबंध है, जो नदी अपने दोनों किनारे पे जो मिट्टियाँ एक साथ जमा कर लेती हैं। वहीं बाढ़ का मैदान फ्लड प्लेन वो होता है, जब बाढ़ आती है तो नदियाँ जो हैं इसके अपना पानी ज़्यादा होने के कारण जो अवसाद है उनको और जो है पास के एरिया में जो है बिछा देती हैं और उससे जो है बाढ़ का मैदान बनता है। साथ ही जब नदियाँ जब अपने मुहानों पर पहुँचती हैं, मेन डेस्टिनेशन में पहुँचती है महासागरों में मिलने के लिए, तो वहाँ जाते जाते इनकी अवस्था प्रौढ़ अवस्था हो जाती है और वहाँ जाते जाते वो केवल निक्षेपण का ही कार्य करती है, डिपोजिशन का, और अवसादों को जमा करने लग जाती है। ये देखिए निक्षेपण करने से इससे डेल्टा बनते हैं। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको हमने बताया था। उसके अतिरिक्त देखिए ये छोटी छोटी फिर सरिता है, ये नदियों के रूप में ये विभक्त हो जाती हैं लाइनों में, इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। मुख्य नदी से छोटी छोटी जो लाइन ये जा रही हैं ये वितरी काय कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। ये हमारा डेल्टा था। इसके बाद में हम आए तो सी वेव्स जो है वो भी हमारे लैंडफॉर्म से बनाती है। देखिए साथियों, समुद्र के अंदर तरंगे बहुत तीव्र गति से आती है, वो भी इरोजन करती है, अपर्दन करती है। देखिए चट्टानें जो पाई जाती हैं बार बार जब समुद्र की लहरें इन पे टकराएंगी तो इनका अपर्दन होगा। देखिए समुद्री गुफाएं जैसे स्थलाकृति बनेगी, केप, सी केप, तटीय मेहराब जिसे सीआर कहते हैं, ऐसी स्थलाकृति बनती थी। देखिए सी केप में जाए गुफा की तरह था, वहीं गुफा जब पूरी आर पार हो रूप से अपरदित हो जाती है तो उसे तटीय मेहराब या सीआर कह देते हैं। और जब ये ऊपर वाला इस तरीके का पोर्शन पूरा ही एक सेपरेट में अलग हो जाता है उसे स्टैक कहते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जाती है ये सी क्लिफ है, कितना सुंदर दृश्य है। ये महासागर है, ये सागर, ये देखिए सी है, ये यहाँ इतना ऊंचा ये खंड है और ये देखिए लहरों से कट कट के किस तरीके से हो गया, लहरों से टकरा टकरा के। ये आपका जो है सी क्लिफ है, ये समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसके बाद में हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति देखिए साथियों। हिमनद जो हमारे ग्लेशियर होते हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ जो रहती है उसके रूप में जमा रहती हैं, और जो बर्फ जो है वो भी अपने साथ जो है अवसाद लेके जाते हैं, अपर्दन करती हैं, वो भी निक्षेपण करती है और इनके निक्षेपण से जो है वो हिमोट बनती है साथियों। ये भी देखिए अपने साथ जब लेके जाती है ना, ये हिमनद जो ग्लेशियर्स है वो भी इस तरीके से जमा करती है जैसे नदी जमा करती है, इन्हें हिमोट कहते हैं। वहीं ये ग्लेशियर है आपका देखिए। और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति साथियों, जो विंड होती है वो रेतीले भागों में देखिए रेत को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, टिब्बे बनाती है, सैंड डून्स बनाती है, बालू के टिब्बे। वहीं ये आप देखिए छत्रक शैल, मशरूम रॉक कितनी सुंदर लग रही है। इसका जो ऊपरी सतह है इसका अपर्दन कम हो पा रहा है क्योंकि इसकी चट्टानें कठोर हैं, इनका पवन के द्वारा इनका अपर्दन नहीं हो पा रहा। वहीं जो इसका निचला जो हिस्सा है वहाँ थोड़े मुलायम और इस तरीके से होने के कारण जो है पवन के द्वारा इस निचले भाग का जो है अपर्दन बहुत आसानी से हो गया है। तो ये इस प्रकार की जो संरचना जो दिखाई देती है, स्थलाकृति जो दिखाई देती है, उसे मशरूम रॉक कहते हैं, छत्रक शैल कहते हैं, जो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो साथियों हमारा जो ओवरव्यू है वो हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम जो है वो एक बार बुक्स के को भी एक बार स्टडी कर लें कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए साथियों, ये स्थलमंडल हमने आपको बताया कि स्थलमंडल जो प्लेटों में विभाजित है, प्लेटें गति करती हैं। गति क्यों करती है? क्योंकि मैग्मा में जो है सर्कुलर मूवमेंट होता है, मैग्मा में होने वाली गति के कारण ही प्लेट मूव करती है, हमने आपको बता चुके हैं। इसी की गति कारण प्लेटों की अर्थ की सरफेस पर चेंजेस होते हैं,
फोर्सेज जो है अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल है। पृथ्वी की सतह के अंदर से जो बल उत्पन्न होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, और वहीं जो पृथ्वी की सतह के बाहर जो बल उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। इनको हमने आपको समझा दिया साथियों, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन होगा। इसके बाद में जो प्लेट है वो हमने आपको बता दिया, स्थलमंडल का एक बृहद खंड है जिसे प्लेट कहते हैं। वही हम ये देखते हैं साथियों, ये ज्वालामुखी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं विस्तृत तौर पर। भूकंप के अंदर हमने आपको बोला था कि उद्गम केंद्र जिसे फोकस और एपिसेंटर जिसे अधिकेंद्र कहते हैं इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ये हम आपको बता चुके हैं। भूकंप की उत्पत्ति के बारे में, भूकंप की जो तरंग है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, इनके बारे में हम आपको चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में जो मुख्य स्थलाकृतियां हैं, जो नदियों के जो बहिर्जनित कारक हैं, उनमें जो मुख्य स्थलाकृतियां उनको हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ अपक्षय और अपरदन का हमने आपको पहले डिफरेंस समझा दिया साथियों। इसके कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ये हमने आपको समझा दिया है। जो रिवर जो है वो पर्वत पहाड़ी क्षेत्र में जिस प्रकार से जलप्रपात वाटरफॉल बनाती है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त ये आप देखिए, जो हमने आपको वाटरफॉल्स के बारे में कुछ बताया था वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए जो वेनेजुएला का जो एंजल जलप्रपात है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो आप ये देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वहीं अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित देखिए नियाग्रा वाटरफॉल है, और जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया वाटरफॉल है। आप इनकी लोकेशन, इन देशों की लोकेशन और इस जगह की लोकेशन जो है आप नक्शे पर जरूर देखें साथियों। ये देखिए डेल्टा के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सी वेव्स के जो इरोजन, अपरदन एवं निक्षेपण से स्थलाकृतियां बनती हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। समुद्री गुफा, सी केव्स के बारे में बात कर चुके हैं। तटीय मेहराब के बारे में बात कर चुके हैं, और स्टेक के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सी क्लिफ हमने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया था कि सी क्लिफ क्या होती है। समुद्री पुलिन या बीच आप लोगों को पता है, जब समुद्री तरंगे अपने साथ अवसाद लेकर जमा कर देती है तो वहाँ पर बीच का निर्माण हो जाता है। हिमनद ग्लेशियर्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हिमनद अर्थात हिमानी, जो बर्फ की जो नदियाँ होती है उसे हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर बर्फ की नदियाँ होती है, ये भी अपने साथ अपरदन, निक्षेपण इस तरीके का कार्य ये भी करती है। जिस प्रकार से एक सामान्य नदी करती है, उस प्रकार जो बर्फ की नदी है वो भी अपरदन और निक्षेपण दोनों ही प्रकार के कार्य करती है। अपरदन के कार्य करने से जगह जगह गड्ढे और ऐसे इस तरीके की चीजें कर देती है, इसमें बाद में पानी भरने से झील और इस प्रकार की चीजों का निर्माण हो जाता है। वहीं जो है निक्षेपण के द्वारा ये जो है हिमनद जलोढ़ का निर्माण करती है। ये देखिए हिमनद जलोढ़ का निर्माण करती है। हम विंड्स की बात करें तो हम मशरूम रॉक है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सैंड ड्यून्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये हमारा लोएस है। जब ये सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, बालू कण हैं, जब विस्तृत क्षेत्र में जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो साथियों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों आप सब लोग वीडियोस को देखें, पसंद आया आप उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। साथियों आप पढ़ाई जितनी शिद्दत से करेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति आपकी सिर्फ हेल्प कर सकता है, आपको समझा सकता है, लेकिन समझना और पढ़ना आपको है। आप समझिए चीज़ों को अच्छी तरीके से, क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो भी चैप्टर आप पढ़े उसके बाद में उस चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप पाएंगे कि आपको चीज़ें जो आपकी हो पा रही है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं, आपके जो भी ये चैप्टर्स अभी कंप्लीट हो रहे हैं हमारे साथ, आप भी जो है उसको साथ के साथ देखते रहें, उसको कवर करते रहें, और आप लोग अपना कोई फीडबैक है उन्हें हमें देते रहें, ताकि हम उसके अनुरूप जो भी और भी बेटर इम्प्रूवमेंट है हम उनको करेंगे आपके लिए। साथियों हम ये वीडियो जो बनाते हैं वो आप लोगों के लिए इसीलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों के कोई भी चीज़ें, हो सकता है आपको कहीं कोई चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, कौन सी चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, किस चीज़ पर कितना ध्यान देना चाहिए, तो हम आपको वो चीज़ें बता सकें, गाइड कर सकें। इसके अलावा जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है। तो साथियों उम्मीद करते हैं
कि आप हमारी बातों को पॉजिटिव वे में लेंगे और कंटिन्यूस आपकी पढ़ाई को जो है तीव्र गति से अच्छे से रखेंगे, समझेंगे। इसी के साथ हम आज के जो वीडियो है इसको समाप्त करते हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।